Good morning, students. Today we are discuss about our remaining topic, the principles of management. So we continue. Yesterday we are discuss about features of principles, जिसमें आपने इनको स्टडी किया था। गाइड्स, सेकंड यूनिवर्सल, थर्ड डायनेमिक, फोर्थ फंडामेंटल ट्रूथ्स एंड 5 सिचुएशनल यूज। About development of management principles, a number of scholars have contributed to the principles during 19th and 20th centuries. About development of management principles, ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डेवलप हुए हैं उनमें ए नंबर ऑफ स्कॉलर हैव कंट्रीब्यूटेड। अब जो यहाँ पे स्कॉलर्स के जिनके नेम ऑफ स्कॉलर्स दिए हुए हैं, इन सब का कंट्रीब्यूशन है ड्यूरिंग 19 एंड 20 सेंचुरी। अमंग द प्रोपाउंडर्स हैव बीन लाइक टेलर, कुंटज एंड ओडोनेल, हैरी, उर्विक, अर्नेस्टडेल एंड R.C. डेविस। इसमें जो मेन स्कॉलर है जिनको हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, हेनरी फेयोल। इनका मोस्ट कंट्रीब्यूशन है मैनेजमेंट फील्ड में। आइए हम इनके द्वारा बताए गए जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उनको स्टडी करेंगे। देखिए, Henry Fayol was the first scholar who presented principles of management in a systematic manner. Henry Fayol was the first scholar who presented principles of management in a systematic manner. ऐसे पहले विद्वान बताए हैं हेनरी फेयोल को जिन्होंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को सिस्टमेटिक मैनर में प्रेजेंट किया है। मॉडर्न मैनेजमेंट इज़ आल्सो कॉल्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट। जो भी मॉडर्न मैनेजमेंट है इसको हम कह सकते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस साइंटिफिक मैनेजमेंट emerged डेवलप्ड बाय हेनरी फेयोल। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का ये कॉन्सेप्ट है, ये हेनरी फेयोल ने इसको डेवलप किया है। ठीक है जी। सो दैट ही इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। इसका एक क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है आपसे, यही क्वेश्चन हो गया, फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। इसका आंसर होगा हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल को कहा गया है फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। फॉर्मुलेटेड ए सेट ऑफ 14 प्रिंसिपल्स। पॉइंट नोट कीजिएगा, फॉर्मुलेटेड ए सेट ऑफ 14 प्रिंसिपल्स। इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स है वो प्रेजेंट किए हैं मैनेजमेंट के। दे आर एज फॉलोज, जो इस प्रकार हैं। हम इनको स्टडी करेंगे, बड़े ध्यान से आप इनको स्टडी कीजिएगा, ये आपके बहुत ही यूज़फुल होंगे। हम इनको स्टडी करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट ना, जो इसमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो हेनरी फेयोल ने बताया, फर्स्ट है डिवीज़न ऑफ वर्क।
Fayol has used the principle of division of work. Division of work का मतलब है कार्य का बंटवारा यानी कि विभाजन। अब इसमें क्या बता रहे हैं फेयोल साहब, सुनिएगा। मिस्टर फेयोल हैज़ यूज्ड द प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क टू टेक एडवांटेज ऑफ द स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन के जो एडवांटेज है उनको प्राप्त करने के लिए इन्होंने यूज़ किया है प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क। अकॉर्डिंग to this principle, work is divided in small tasks oblique job। जो है ना ओवरऑल जो अपना वर्क है उसको डिवाइड कर देना चाहिए इन स्मॉल टास्क एंड जॉब। एंड ईच वर्क, जो हमने इसको डिवाइड किया है, छोटे छोटे भागों में इसको बांट दिया हमने स्मॉल टास्क या जॉब में। एंड ईच वर्क इज़ डन बाय ए ट्रेंड स्पेशलिस्ट। और इसका जो ईच पार्ट है, ईच वर्क इज़ डन बाय ए ट्रेंड स्पेशलिस्ट विच लीड्स टू ग्रेटर इफ़िशियंसी। अगर ऐसा करेंगे तो जो इस काम को करने वाला है, जो स्पेशलिस्ट है, वो इसको बहुत बेहतर ढंग से, बहुत अच्छे से, जो ग्रेटर एफिशिएंसी ग्रेटर एफिशिएंसी मतलब उसकी है ना ग्रेटर बहुत अधिक अच्छी कार्य क्षमता। एफिशिएंसी जो उसके कार्य क्षमता होती है, वर्क कैपेसिटी, इसको एफिशिएंसी कहा गया है, से वो इसको लीड करेगा, कर सकता है। स्पेशलाइजेशन इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। जो स्पेशलाइजेशन है या डिवीज़न ऑफ वर्क है, ये इंक्रीज़ करेगा प्रोडक्टिविटी को। एंड रिडक्शन ऑफ अननेसेसरी वेस्टेज एंड मोमेंट। इंक्रीज़ तो करेगा प्रोडक्टिविटी को, एंड रिडक्शन करेगा, कमी करेगा ऑफ अननेसेसरी वेस्टेज एंड मोमेंट। अननेसेसरी वेस्टेज एंड जो मूवमेंट है उनको रिडक्शन करेगा, कम करेगा। जी, तो ये आपके समझ में आया होगा डिवीज़न ऑफ वर्क। नेक्स्ट है अथॉरिटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। अथॉरिटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, आइए हम इसको स्टडी करते हैं। जी, अथॉरिटीज़ मीन्स पावर टू टेक डिसीजंस। अथॉरिटीज़ क्या है? अथॉरिटीज़ मीन्स पावर टू टेक डिसीजन। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइंड। जी, ये दो अलग अलग वर्ड है, अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इनका मीनिंग यहाँ बताया जा रहा है, एक बार फिर से सुनिएगा। अथॉरिटीज़ मीन्स पावर टू टेक डिसीजंस। डिसीज़न लेने का जो पावर है वो अथॉरिटी है। अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजंस। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मीन्स ऑब्लिगेशन। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइंड ऑन टाइम। असाइंड ऑन टाइम की जो तय निर्धारित जो समय है उस समय पे अपने कार्य को पूरा करने का दायित्व। ऑब्लिगेशन यानी कि यहाँ पे होती है ड्यूटीज़। ओके, सो देयर शुड बी यूनिफॉर्मिलिटी। यूनिफॉर्मिलिटी होती है जैसे कि इक्विलिटी, एक रूपता, इन बोथ। सो देयर शुड बी यूनिफॉर्मिलिटी या इन बोथ, इन दोनों में यूनिफॉर्मिलिटी होना जरूरी है। व्हेन ए पर्सन इज गिवन ए टास्क इन द ऑर्गेनाइजेशन,
जब कोई व्यक्ति एक संगठन में किसी कार्य के लिए तैयार होता है, मतलब उसको कोई कार्य सौंपा जाता है, तो व्हेन पर्सन इज गिवन ए टास्क इन द ऑर्गेनाइजेशन, देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द execution then the responsibility for the execution of that work is on that person. Then the responsibilities for the execution of that work is on that person. तो उस कार्य के निष्पादन का उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उस व्यक्ति की हो जाती है जिसको काम सौंपा गया है। द एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क कैन बी डन appropriately only if the person gets the proper authority. एक बार फिर से देखिएगा, द एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क कैन बी डन अप्रोप्रिएटली ओनली इफ द पर्सन गेट्स द प्रॉपर अथॉरिटी। जब उस व्यक्ति को उस कार्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से, उचित ढंग से अगर अधिकार दिए जाएंगे, यानी कि अथॉरिटी उसको मिलेगी, तो ही वह उस काम को ठीक ढंग से कर सकता है। कब? जब उसको इसकी अथॉरिटी मिलेगी, उसमें वहाँ डिसीज़न करने की अथॉरिटी उसको चाहिए, तभी वो उस कार्य को अप्रोप्रिएटली कंप्लीट कर पाएगा। जी, इफ़ देयर इज़ नो इक्वलिटी इन अकाउंटेबिलिटी एंड अथॉरिटी, अगर ऐसा नहीं होगा, क्या? इफ़ देयर इज़ नो इक्वलिटी इन अकाउंटेबिलिटी एंड अथॉरिटी, यदि अकाउंटेबिलिटी यानी कि उसके उत्तरदायित्व है, एंड अथॉरिटी यानी अधिकार, अगर इनमें इक्वलिटी नहीं है, इफ़ देयर इज़ नो इक्वलिटी इन अकाउंटेबिलिटी एंड अथॉरिटी, देन देयर इज़ अननेसेसरी सेंट्रलाइजेशन ऑफ राइट्स। जो अधिकार है, राइट्स है, उनका अननेसेसरी सेंट्रलाइजेशन होगा। अननेसेसरी सेंट्रलाइजेशन होता है कि एक सेंटर में वो एक जगह आ जाए, सारे राइट्स किसी एक व्यक्ति के पास ही हो, तो देन देयर इज़ अननेसेसरी सेंट्रलाइजेशन ऑफ राइट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, और द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क हैज़ टू बी डिपेंडेड ऑन अदर पर्सन। तो जिस व्यक्ति को जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, रिस्पॉन्सिबल है, वह व्यक्ति भी फिर है ना दूसरे व्यक्ति पर, दूसरे पर्सन पे डिपेंड हो जाएगा, अदर पर्सन पे, डिपेंड ऑन अदर पर्सन, डिपेंड ऑन अदर पर्सन। इन बोथ देयर सिचुएशन द ओवरऑल efficiency of the organization is reduced, और इससे अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो ओवरऑल इफ़िशियंसी है वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस्ड हो जाएगी, यानी कि उसमें कमी आ जाएगी। और ये जो सिचुएशन है कि ना आपने किसी व्यक्ति को वर्क तो दे दिया, लेकिन उसको है ना अथॉरिटी नहीं मिली है, अगर दोनों में इक्वलिटी नहीं है, काय में? अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी में। इफ़ देयर इज़ नो इक्वलिटी इन अकाउंटेबिलिटी एंड अथॉरिटी, देन देयर इज़ अननेसेसरी सेंट्रलाइजेशन ऑफ राइट इन द ऑर्गेनाइजेशन, और द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क हैज़ टू बी डिपेंड ऑन अदर पर्सन। इन बोथ दीज सिचुएशन द overall efficiency of the organization is reduced. Okay, and next थर्ड पॉइंट है डिसिप्लिन, जो अपना हेनरी फ्योल द्वारा बताए गए जो अपन प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं उसमें थर्ड डिसिप्लिन। यस, अकॉर्डिंग टू फ्योल
Discipline is absolutely essential for the smooth running of business and to fulfill objects of organization. According to Fayol, discipline is absolutely essential, अत्यावश्यक है, for the smooth running of business and to fulfill objects of organization. Challenge to leadership by the subordinates and violation or opposition of the organization's policies symbolize indiscipline. Again, challenge to leadership by the subordinates. सबॉर्डिनेट्स के द्वारा कभी मान लो कि लीडरशिप को चैलेंज किया जा रहा है, एंड वायलेशन और अपोजिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिसीज़, या सबॉर्डिनेट्स है वो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ के है ना अपोजिशन जाते हैं, अपोजिशन मतलब उसके विरोध में, या वायलेशन यानी कि उसका उल्लंघन करते हैं, तो ये माना जाएगा सिंबलाइज इनडिसिप्लिन, ये इनडिसिप्लिन माना जाएगा. हैंस इट इज़ नेसेसरी दैट द एम्प्लॉयज शुड बी ओबीडेंट एंड रेस्पेक्ट टू ऑफिसर्स. ये सब ना हो, इनडिसिप्लिन नहीं हो, इसके लिए ज़रूरी है. Hence, it is necessary that the employee should be obedient and respect to officers. In order to maintain discipline, he wanted that. और जो अपने ऑर्गेनाइजेशन है उसमें डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए ये सब होना वांटेड है, ज़रूरी है. क्या है? फर्स्ट, फेयर इंस्पेक्शन सिस्टम इन ऑर्गेनाइजेशन में इंस्पेक्शन सिस्टम है वो फेयर होना चाहिए, मतलब कि स्पष्ट होना चाहिए. जो भी अपने सबॉर्डिनेट्स है उनके वर्क का जो इंस्पेक्शन किया जा रहा है सुपरवाइज़र द्वारा, वो फेयर सिस्टम होना चाहिए उसका. तो फेयर इंस्पेक्शन सिस्टम इन ऑर्गेनाइजेशन. एंड सेकेंड है, रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट शुड बी जुडिशियली एग्जीक्यूटेड. जो रिवॉर्ड्स यानी कि पुरस्कार, या फिर ना मान लीजिए कोई इनडिसिप्लिन में होता है तो उसके लिए पनिशमेंट जो भी है वो होना चाहिए विवेकपूर्ण ढंग से होना चाहिए, किया जाना चाहिए. एंड इसमें एक थर्ड और है, एग्रीमेंट शुड बी क्लियर एंड फेयर. जो सबऑर्डिनेट्स है या जो एम्प्लॉयज़ है उनके साथ जो भी एग्रीमेंट होता है, तो एग्रीमेंट शुड बी क्लियर एंड फेयर बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज़. तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकते हैं. जी, थैंक यू.